हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हैं दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा। हम आज इंटरव्यू लेंगे पवन सर के। पवन सर भारत के एक मशहूर स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका लीडिंग पर्सन है पवन सर। तो हम पवन सर से बातचीत करेंगे आज इस इंटरव्यू में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स ने अभी प्रोटेस्ट करके यूनिवर्सिटी को खुलवाया है। सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही थी, लेकिन प्रोटेस्ट करके इसको खोला गया है, ऑफलाइन किया गया है। अब फिर क्यों ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ये ऑनलाइन क्लासेज को बंद कराया, कॉलेजेस को खुलवाया, इसके पीछे कौन लोग थे। शायद अगर आप इसके तहत तक जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग थे जो राजनीतिक सिर्फ रोटियां सेकना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने प्रोटेस्ट खुलवाया। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे पुतला फूके और जो हमारी रजनी मैम है, फिर उन्होंने उसको पानी पिलाया, जूस पिलाया। ठीक है जी, आप धरना ये तोड़ दीजिएगा अपना जो अनशन चल रहा है। तो आपने देखा था कितने बच्चे थे वहाँ पे सारे जितने भी लोग थे वो सब राजनीतिक लोग थे। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। आगे आपको पता ही है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, डूसू का भी चुनाव होगा। अगर वो इसको नहीं खुलवाते तो उन्हें मुद्दा को क्या मिलता कि हमने क्या किया है, किस चीज़ पे वो लोग वोट मांगते आगे जाके कि हाँ भाई हमने ये काम किया है। पिछले उस काफ़ी टाइम से तो कोई काम था ही नहीं, तो अभी उनको एक मुद्दा लेना था। मुद्दा ये लेना था, हाँ ठीक है जी हमने ओपन करा दिया। और इसमें सब अंदर की मिली भगत थी। यूनिवर्सिटी भी मिली हुई थी और वो लोग भी मिले हुए थे, क्योंकि सबको पता है यूनिवर्सिटी उनकी है, वो लोग यूनिवर्सिटी के हैं। तो इसमें स्टूडेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यूनिवर्सिटी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने खोला तो जितने भी कॉलेजेज हैं या जितने भी आपके स्कूल जब ओपन होते हैं तो उसमें एक ये गाइडलाइंस होती हैं कोरोना पीरियड में कि उसमें बच्चों की पेरेंट्स की परमिशन ली जाती है। एक फॉर्म निकाला जाता है, जितने पेरेंट्स भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, जितना नहीं भेजने चाहते हैं नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबको राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और राजनीति की वजह से तानाशाही चली और उसमें सारे बच्चों को बुलाया गया। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि बच्चे वहाँ पर आने के बावजूद भी 95% टीचर्स ने ठीक से ऑफलाइन क्लासेज नहीं की और बच्चों को फिर वापस जाना पड़ा। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट में जाएं तो हम पर एफआईआर हो जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस संदर्भ में आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या पुलिस कस्टडी में अभी कोई स्टूडेंट है कि स्टूडेंट ऐसे डर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, ये तो एक माहौल बना दिया इन लोगों ने। ये सारा आपको पता है, ये एडी पार्टी है। एडी पार्टी कुछ बच्चे समझते भी होंगे। ये एडी पार्टी ने पूरा माहौल उस तरीके से बना दिया, बच्चों के अंदर एक डर का माहौल बना दिया, उनको डरा दिया गया, इतना भयभीत कर दिया गया कि अगर आप घर से भी बाहर निकलोगे ना और यूनिवर्सिटी की तरफ भी जाओगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी। वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। मुझे आप एक चीज़ ये बता दीजिए, कहीं पे प्रोटेस्ट होता है या बच्चे अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और शांतिपूर्वक ढंग से उठाने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ पर धारा 144 लगाई जाती है? दूसरी तरफ तो रजनी मैम रिक्वेस्ट करती हैं कि मोदी जी की रैली में पहुंचो, वहाँ पर आप पहुंचिएगा, रिक्वेस्ट डालती हैं वो, आप ट्विटर उनका उठा के देखिए। और एक तरफ कहती हैं कि बच्चे यूनिवर्सिटी पे कलेक्ट हो रहे हैं इसलिए धारा 144 लगा दी। तो धारा 144 भी, ये तो देखो तानाशाही चल रही है ना, भीड़ पे लगती है ना, लेकिन क्या रैली में लोग नहीं पहुँच रहे? यहाँ पर ही क्या बच्चे। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, कुछ एडी पार्टी वाले लोगों ने उस प्रोटेस्ट को इस तरीके से कैप्चर कर लिया और वहाँ पे कुछ उन्हीं के लोगों ने उसके अंदर अशांति फैलाने की कोशिश की, पुलिस पे धक्का मुक्की की। तो जब पुलिस पे धक्का मुक्की करोगे तो गिरफ्तारी तो होगी। आप मुझे जब पुलिस क्यों करती है ये सारी चीज़ें? क्योंकि जब कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाते हैं, और डिस्टर्बिंग एलिमेंट कौन लोग थे? वो एडी पार्टी से थे। तो जब एडी पार्टी वाले लोग ये चाहेंगे तो एफआईआर तो होना स्वाभाविक है। लेकिन जो मैंने प्रोटेस्ट कराया था जंतर मंतर पे, जितने बच्चों को डराया गया कि एफआईआर हो जाएगी, जो बच्चे वहाँ पर पहुँचे थे, एक बच्चा मुझे बता दे किसी पे भी एफआईआर हुई हो या किसी पुलिस वाले ने उनसे बदतमीजी की हो।
इवन पुलिस वालों ने उल्टा हम लोगों को उस दिन सपोर्ट किया था। एक पुलिस वाले ने तो बेचारे ने जो हमको मिनिस्ट्री लेके गए थे, शाम को 4:30 बजे तक खाना नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ पे उतना हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि अधिकारियों से मिलना तो वेट तो करना स्वाभाविक है ना। तो वो बेचारे हमारे साथ ही बैठे रहे। और इतना क्योंकि देखो है क्या ना, भीड़ जुटाना और प्रोटेस्ट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। भीड़ तो आपका सड़क पे भी मिल जाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा रहे हो आप? जो भीड़ आपने उठाई है उसका सदुपयोग कैसे कर रहे हो? ठीक है, तो सारा मैनेज करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हवाई कुछ भी कर दिया। जैसे अभी आपके प्रोटेस्ट में हुआ है 4 अप्रैल वाले में, रिजल्ट तो 4 अप्रैल को ही आ गया होता अगर सबकी सलाह लेके काम किया गया होता। अभी जो ये प्रोटेस्ट हुआ अकेले पवन भड़ाना ने नहीं कराया, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। उसके पीछे इतना बड़ा स्टूडेंट एक्टिविस्ट के लोग हैं जिन्होंने पूरी सलाह दी है, जिनके साथ डिस्कशन हुआ है, पूरी रात डिस्कशन हुआ है, उसके बाद रिजल्ट निकला है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट हमारे पास कोई फैक्ट है नहीं, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। उनको वर्बली बोल रहे हैं ये चीज़ें, जब तक आपके पास फैक्ट्स नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, अपनी बात कैसे रखोगे भाई? आप ऐसे ही तो नहीं रख सकते ना। सपोज करो आपका कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया, आपका 2 लाख रुपए किसी ने निकाल लिया, तो बैंक से जाके ये बोल दोगे मेरा 2 लाख रुपए निकल गया? आप उसको प्रूफ दोगे ना ले जाके कि ये प्रूफ है सर, और मेरा 2 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस अकाउंट में हुआ है, तभी तो आगे बात सुनी जाएंगे। वाइस चांसलर साहब ऐसा नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान है, लेकिन अभी तक उनको जो भी लोग अंदर गए हैं उनको पूरा फैक्ट ही नहीं दिए गए। उनको यही नहीं बताया गया कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 95% टीचर्स अभी भी घर से ले रहे हैं, या जो टाइमिंग उल्टा सीधा देते हैं वो, या फिर टाइमिंग दे देते हैं इस टाइम से ऑनलाइन क्लासेस होगी, उसके बाद वो स्टार्ट ही नहीं करते, बच्चे वेट करते रहते हैं। तो ये फैक्ट तो उनके सामने रखे ही नहीं है ना। मैं तो बताता हूँ ना, मेरे अभी आपको दिखाता भी हूँ, ये देखिए करीब इसकी मैंने 10 कॉपियाँ निकलवाई थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मैंने सारे फैक्ट इकट्ठे किए थे, 10 कॉपियाँ निकलवाई हैं इसकी। ये 270 फैक्ट हैं ये। तो ये जो फैक्ट हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, जब ये फैक्ट हम किसी के सामने रखेंगे तो सामने वाला बंदा भी, इंसान भी ये सोचेगा कि हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब जब बिना फैक्ट के, बिना सबूत के आप चीज़ें रखोगे तो क्यों सुनेगा कोई भाई? इतना किसी के पास टाइम थोड़ी है, वो तो बोलेंगे ही, और बोलते भी हैं कि ये सिर्फ वो बच्चा जो पढ़ता नहीं है। लेकिन जब हमारे पास पूरा फैक्ट है, उनके पास मेल हम लोगों ने कराए हैं, मैं मानता हूं कि अब तक 2000 प्लस मेल पहुंच चुका होगा वाइस चांसलर साहब के पास, मिनिस्ट्री के पास, और बड़े बड़े अधिकारियों को हमने रखा हुआ है। कल को कोई ये नहीं बोल सकता हमको कि हमें फैक्ट नहीं पता है। तो ये सब देखिए, जो प्रोटेस्ट है ना, प्रोटेस्ट भीड़ से ही नहीं होता है। प्रोटेस्ट के अंदर चाणक्य नीति भी अपनानी पड़ती है, और प्रोटेस्ट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कोई भी बंदा लीड करे, कोई भी उसको करे, जब उसके अंदर निस्वार्थ होगा, नेता बनने की ख्वाहिश नहीं होगी। अगर निस्वार्थ काम करोगे, बिना नेता बनने की सोच से करोगे, तो आपका प्रोटेस्ट नहीं, आपको उसका क्रेडिट तो अपने आप ही मिल जाता है। देखो जी, ठीक है ना, क्रेडिट लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके दिमाग के अंदर ये आ गया कि मेरे को नेता बनना है, और आप उसमें मैथ्स के फॉर्मूला यूज करने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी पब्लिसिटी हो, तो उसका आउटपुट सबको पता है, वो टूटता है भगवान देखता है यार। तो सर के जवाब से हमें एक बात पता चला कि प्रोटेस्ट करने से एफआईआर या अरेस्ट ये सब की डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए कि कोई पुलिस कस्टडी में नहीं है और आप पर एफआईआर भी नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी में हमारा यह हक है कि हम अपनी बात को बुलंद करें। और सर, आपसे अगला सवाल ये है कि मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में पहले थे, अब वो बोल रहे हैं कि 1 महीना बचा है, अब पढ़ाई कर लो, प्रोटेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ चुके होंगे। आप इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पढ़ाई करने के लिए मैंने आज तक किसी से मना नहीं किया, और मैं तो अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ, बेटा पढ़ते रहो, जो करना है वो अब हम लोग करेंगे। ना किसी को प्रोटेस्ट में कहीं पे प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हमने किया था जंतर मंतर पे, उसका कोई हमें ये हल्ला नहीं मचाना था कि हाँ ये हो जाए ये हो जाए। हमारा सिर्फ मैसेज पहुंचाना था मिनिस्ट्री तक, वो हमारा पहुंच चुका है। क्योंकि जब तक आप मिनिस्ट्री या जो भी एक डिसीजन मेकर बॉडी है, उन तक आप अपना मैसेज नहीं पहुंचाओगे, उन तक फैक्ट नहीं रखोगे, तो कैसे क्या पता लगेगा? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नहीं था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे तो 150-200 लोग आए थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि परमिशन ही वहाँ पे ना बेटा 100 लोगों की थी। सिर्फ मेरे पास जब 150 कॉल आ चुका, मैंने सिर्फ 150 बच्चों को बोला था कि आप ही को आना है। उसके ऊपर जितना कॉल आ रहा था, मैं खुद मना कर रहा था, किसी को नहीं आना, किसी को नहीं आना, किसी को नहीं आना।
करीब मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन से जब हमारा पूरी प्लानिंग चल रही थी उसमें मैं कुछ बच्चों को ही कॉल कर करके बुला रहा था कि हाँ ये आए। लड़कियों की कॉल आ रही थी, उनको बोल रहा था हाँ आपको आना है। तो मेरा कहने का सीधा उद्देश्य और तात्पर्य ये है कि वहाँ पे उद्देश्य भीड़ नहीं जुटाना था, वहाँ पे हमें कोई लठ नहीं चलवाने थे। वहाँ पे सिर्फ ये था कि हाँ ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चों की प्रॉब्लम है। और वहाँ पे सिर्फ हमने परमिशन भी मिली थी, वो सिर्फ 100 लोगों की परमिशन थी। वो रिटन में है सारा कुछ परमिशंस का, वो उसका मैं आपको फ़ोटो भी अभी दे दूँगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ से प्रोटेस्ट होता है, भीड़ से प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है। जब भीड़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर भीड़ आ भी रही है तो भीड़ जब आती है ना तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना। अब एक चीज़ ये बताइए, सुनिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मैंने भीड़ बुला ली, या आप अभी मेरे को इंटरव्यू लेने आए हो, मैंने आपको बुला लिया, बुलाने के बाद आप यहाँ पर बैठ गए, बैठने के बाद अब मैं गायब हो जाऊँ, हैं, मैं चला जाऊँ, क्या होगा उसका बताओ मुझे। ये तो धोखाबाजी है भाई। मैं तो मौज कर रहा हूँ, मैं कहीं और आपको यहाँ बैठा के कि बेटा बैठे रहो और मैं आ रहा हूँ अभी, आप क्या गालियाँ नहीं दोगे मुझे? कोई विश्वास कर रहा है और आप उसको धोखा दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका कॉल आया था, ठीक है, उस व्हाट्सएप पे मेरे को उस लड़के ने बताया सर ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है, टाइम दे दो। आपने शायद कल का टाइम मांगा था, मैंने बोला बेटा कल का टाइम, आज का टाइम मत देना क्योंकि हम लोगों को कहीं और भी जाना, पता लग रहा है उस टाइम तक हम वापस नहीं आए तो बंदा वेट करेगा, ये गलत बात है। आप कल का टाइम दे दो। कल फिर उनसे 11 बजे का टाइम दिया आपको, 11 बजे आप आए, मैं वेट कर रहा था आपका। अब उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बैठा के चला जाऊँ, कहीं पे मौज करने लगूँ, यही तो प्रोटेस्ट में हुआ आपके हैं। बच्चों को आपने बुला लिया है, भीड़ वहाँ पे बैठी हुई है, आप डूसू के ऑफिस में बैठे हुए हो, क्यों वहाँ पे डूसू के ऑफिस में क्या कर रहे हो? वहाँ पे अचार डाल रहे हो क्या? है, मैं थोड़ा कड़वा हूँ, मेरे शब्द जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और मैं माफ़ी चाह रहा हूँ अगर मेरे इन कड़वे शब्दों से मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। ये सच्ची बात कड़वी होती है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डूसू के ऑफिस में क्या कर रहे हो आप लोग बैठ के वहाँ पे? जब 5 लोगों की कमेटी बन चुकी है तो उस कमेटी को हमारे बच्चों के बीच में होना चाहिए या कहीं पे होना चाहिए? रात में 8 बजे वो अक्षित भैया दहिया आ रहे हैं, मैं मानता हूँ वो कमेटी बिल्कुल गलत नहीं है और बहुत मेहनत की है कमेटी की, मैं आज भी इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख और दर्द ये है कि कमेटी ने ना तो बाद में बच्चों के फ़ोन उठाए, और दूसरा वो सही है आज भी मैं कहता हूँ, लेकिन कमेटी को अक्षित दहिया भैया का विरोध करना चाहिए था जब वो प्रोटेस्ट को तोड़ रहे थे कि बेटा ऐसा है, ये प्रोटेस्ट हम लोगों ने खड़ा किया है, ये बच्चों की आवाज़ है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति की या विशेष व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हूँ। आप लोग चुप क्यों हो गए थे? मैं पूछना चाहता हूँ ना, अगर इतना दबाव था तो आप हम लोगों से डिस्कस करते ना, हम तो वहीं थे ना। आप लोगों से हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। जयंत भाई से रात को जो आपका किसी बच्चे ने बोला कि जयंत भाई आपको बुला रहे हैं, वो तो जयंत भाई ने बोला कि पवन भाई क्या आप कुछ को टीम वीम की बात कर रहे थे। उस दिन मैंने सजेशन किया था कि आपके पास जितनी भीड़ है ना, 15 या 20 लोगों की एक को टीम बनाओ और 200-250 लोगों का आप एक वॉलंटियर खड़े करो, क्योंकि कोई भी या प्रोटेस्ट हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई सभा हो, बिना वॉलंटियर्स और को टीम के कभी नहीं चलती है। क्योंकि आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, वो बिना को टीम के नहीं हो सकती थी, वो अकेले खड़ी नहीं करी है। कुछ सीख तो सकते हैं ना। ये मेरा डिस्कशन हुआ था रात को जयंत भाई से, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। पता नहीं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हालांकि देखो, मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की भी, और उन्होंने बहुत काम किया है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, और बच्चों को फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कहते हैं भैया ये लोग तो डूस ऑफिस में बैठे हुए हैं, भैया ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पर। मुझे पता ना उस दिन कि भैया ये देखिए 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ये लोग मीटिंग करने चले जाते हैं। अगर 5 लोगों की कमेटी बनाई थी तो 5 में से सब मीटिंग करने के लिए सबको जाना ज़रूरी था, कुछ बच्चों के साथ भी तो रहना ज़रूरी था ना। सपोज करो मैंने अपने घर पे गेस्ट बुला लिया और मेरे फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं, 5 के 5 गायब हैं, तो गेस्ट क्या करेंगे? मेरे को काम है, 2 लोगों को काम है, गेस्ट को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, वहाँ पे रहना पड़ेगा ना। तो मेरे सिर्फ यही सवाल थे, और यही मुझे थोड़ा सा दुख है उन लोगों को लेके। उन लोगों ने बहुत काम किए, मुझे पता है। दिव्यांशु का मेरे पास जब कॉल आया था कि भैया सपोर्ट करो, मेरे को तो पता भी नहीं था। वीडियो जो है मैंने उससे पहले बनाए थे, और ये अकेली भीड़ इन 5 लोगों की वजह से नहीं आई है, ये हर भीड़ ने पूरी ने काम किया, हर बच्चे ने काम किया है। ड्यू का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने काम नहीं किया है।
या जीयू का कोई ऐसा कॉलेज का छात्र नेता नहीं है जिसने ये काम नहीं किया। हर बच्चे ने काम किया। तो जब हर बच्चे ने काम किया, हर बच्चा वहां पर पहुंच रहा है, तो उसमें सलाह लेना जरूरी था। तो सर ने जैसे बताया, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि प्रोटेस्ट में लोग नहीं आ रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। जितने लोगों की परमिशन मिलती है प्रोटेस्ट में, उतने लोगों को ही बुलाया जाता है, सर ने जैसे बताया। सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि जंतर मंतर में जो आपने प्रोटेस्ट को लीड किया, बहुत अच्छा ये प्रोटेस्ट सक्सेस हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये प्रोटेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, मैंने कुछ ना इसमें लोग अफवाह फैला रहे हैं, मैं अभी वो बताऊंगा। जब हम लोग गए थे अंदर, जो भी मैंने शायद आपको वीडियो क्लिप भी दिखाया ना। हाँ, आपने तो अभी दिखाया आपने, है ना। उसमें क्या बात हुई है वो शायद आपको भी पता होगा। उसमें उन्होंने बोला कि हाँ, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। मिनिस्टर के साथ जो भी बातें हुई वो तो आपने, हाँ, डायरेक्टर के साथ, हाँ, आपने तो वो दिखाया हमें। अभी मैंने आपको पूरा वीडियो क्लिप दिखाया कि उसमें उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि बराबरी का हक मिलना चाहिए। हालांकि वो वीडियो क्लिप मैं नहीं डाल सकता कहीं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो कुछ बच्चे उसमें अफवाह फैला रहे हैं कि ये लोग गए नहीं अंदर तक, ये तो बाहर से ही इन्होंने वीडियो बनाया उसका और बाहर से ही वापस आ गए। आपने तो अभी हमें डायरेक्ट दिखाया कि आपने डायरेक्ट बात किया, और उसमें आपने एक लेडी का भी शायद आवाज़ सुना था, जो लेडी बोल हाँ, एक लेडी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोटा है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कोटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ है ही नहीं, कोटा होना चाहिए दिल्ली के बच्चों के लिए, बोला है ना उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। ये सारे ऐसा तो है नहीं कि मैंने लेडी को और उनको डायरेक्टर को अपने घर पे न्योता देकर बुला लिया, वो आ जाओ खाना खा लो, है। और ना ही मेरी इतनी औकात है कि वो मेरे घर पे आएंगे। मैं, क्योंकि जो चीज़ें कड़वी होती हैं मैं वो बोलता हूँ। तो उसमें जो ये लोग फैला रहे हैं, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी, देखो, मैं बच्चों को बार बार एक बोल रहा हूँ, बेटा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि बुरे से बुरा हो सकता है ऑफलाइन होगा, इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं, है ना। अब अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाते तो ऑफलाइन तो तब भी आपका होना ही था, ऑफलाइन तो तब भी होना ही था ना। तो मंडे अगर मैं बात करूं, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आ जाए मंडे। मैं आपको ये क्लियर बोल के चल रहा हूं, मंडे बुलाया गया है, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। अंदर का जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा कि वो मंडे रिजल्ट के लिए बुला रहे हैं, या हो सकता है उन्होंने कुछ और डिस्कशन किया हो, उस पर कुछ डिस्कस करें, उसके लिए बुला रहे हो, मुझे कोई नहीं पता। जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव चांस है, ये बोल के चल रहा हूँ। लेकिन जो रिजल्ट का परसेंटेज होता है ना, हमेशा वो 0 से लेकर 100% होता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो बच्चे ये अफवाह फैला रहे हैं कि मंडे 100% रिजल्ट आ जाए, ये आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% मंडे ही रिजल्ट आएगा, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि मंडे ही आएगा। हो सकता है आगे भी बोलते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, आपने देखा होगा। अगर छुट्टियां नहीं होती तो शायद इसी वीक में हमको पता लग जाता कि क्या होने वाला है। भाई अधिकारियों के पास भी इतना टाइम नहीं होता ना, वो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ को चलाते हैं वो। तो अभी हो सकता है वो किसी और अधिकारी से मिलवा दे जाके कि इनको भी अपनी बात बताओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है इस चीज़ों में। हमारी बात रखी, उनको समझ में आई है, ये आपको मैंने वीडियो दिखाया ही है, हाँ, कि उनको बात समझ में आई है। और उन्होंने खुद बोला कि बराबरी का हाँ प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। उन्होंने ये भी तो बोला था कि ये मार्क्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, आपने सुना होगा, हमने बताया ना उनको कि मार्क्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, जो डायरेक्टर थे। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बिना पढ़ाई के तो आप ओ भी दोगे, वो भी नहीं कर पाओगे। ये बताओ मुझे, वो भी बिना पढ़ाई के कर लोगे हैं? बुक तो आपको तब भी चाहिए ना, बुक का आइडिया तो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ भैया, पढ़ाई करते रहो। बार बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। और मैं तो ये बोलता हूँ ना कि जब आप देखो, मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आप लोग डूब रहे होते हैं ना, तो डूबना तो है ही ना। कई बार उसके अंदर मैंने एक कहावत सुनी थी कि भेड़िया समझते होंगे शायद आप लोग, अगर गांव से बिलोंग करते हैं। एक कुआं था, उसके अंदर भेड़िया था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब एक बंदा कुएं में गिर गया। अब 2 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी वो डूब तो रहा ही था, तो उसने सोचा अगर इधर जाऊंगा भेड़िया खाएगा। तो अब उसने सोचा अगर भेड़िया को मैं एक पीछे से पकड़ लेता हूँ, शायद बचने का चांस है, उसके ऊपर पैर रख के शायद ऊपर चला जाऊँ। तो रिस्क तो उसको लेना ही था ना। डूब तो वो तब भी रहा था,
डूबना तो था ही उसको पानी के अंदर, तो उसने भेड़िया से रिस्क लिया और ऊपर चढ़ के ऊपर आ गया, बच गई जान। तो भाई वही चल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो डूब तो हम लोग रहे ही हैं, ना जाने कुछ रिजल्ट आ जाए, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और इसका मिला भी है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल आपको। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी पेपर आ जाएंगे। आपको पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 7 दिन पहले नोटिस आया था। आपको पता होगा जेईई मेंस का कोर्ट ने इंटरफेयर से मना कर दिया था, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जेईई मेंस को हमने जुलाई में एक्सटेंड करा दिया मई से। इसको पावर बोलते हैं, इसको यूनिटी बोलते हैं। सर सुनने में आ रहा है कि अगर मंडे को मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो आप कोर्ट में जाएंगे। देखिए कोर्ट की बात ऐसी है कि उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और अकेला पवन भड़ाना कोई डिसीजन लेता नहीं है, वो मैं आपको बोल चुका हूँ। उसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। उस पर अभी प्लानिंग कुछ चल रही है, अभी उसका कोई ऑफिशियल मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आगे हमें क्या करना क्या नहीं करना। उस पर कल एक हमारी मीटिंग भी हुई है, तो अभी लेकिन मीटिंग के बाद डिस्कशन चर्चा यही हुई थी कि कोर्ट मूव करेंगे। अब लेकिन मूव कैसे करेंगे उस पर सारी चीज़ें चल रही हैं। वो क्या होगा, बच्चों से भी उसके एडवाइस लिए जाएंगे, क्योंकि हम बच्चों से हैं, बच्चे हमसे नहीं हैं। जब तक हम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो तब तक रिजल्ट फ्रूटफुल आता ही नहीं है। जब तक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से नहीं मिलेंगे तब तक कुछ फ्रूटफुल नहीं आएगा। तो उसमें कल बच्चों की भी राय ली गई थी और अभी भी हम बच्चों की राय लेंगे। तो और एक बात सुनने में आ रहा है, वो भी आपसे पूछ लूँ कि आपके साथ जो साबी मैम थी वो आपसे गुस्सा होकर नाराज़ होकर निकल गई है ग्रुप से, तो ये क्या बात है? मतलब आपके अंदर क्या आपकी यूनिटी टूट रही है? देखिए तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जब परिवार होता है ना तो परिवार के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं और कुछ गुस्से होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें उनको हो सकता है मेरी बुरी लगी हो या किसी और बंदे की बुरी लगी हो, लेकिन वो ग्रुप के अंदर फिर से ज्वाइन कर लेंगी। और कल जो हमारी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में जो कोर्ट वाला जो प्लान है उन्हीं का दिया हुआ प्लान है कि कोर्ट में हम मूव करें। तो मीटिंग में उन्होंने कल ज्वाइन भी किया है और वहाँ से पॉजिटिविटी भी मिल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेंबर हैं अभी भी। तो आपसे और एक बात पूछ लूँ कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग के लिए, तो ये चांसेस कितना है, मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब आपका पर्सनल राय क्या है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, जो रिजल्ट है बातों से पॉजिटिव लगा उनकी से, और 4 दिन बीत चुके हैं, छुट्टियां हैं। और एक चीज़ आपको पता ही है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की। और आपको ये भी पता है कि आजकल डूसू किसका है, ठीक है। और डूसू चाहता ही नहीं है। अगर ये छुट्टियां ना होती तो मैं लगातार उनसे डेली मिलता रहता जा जाके, शायद कुछ प्रेशर बनता, ठीक है। और आपको ये भी पता है वाइस चांसलर किसके, तो है क्या, बात तो उनको समझ में आ गई है, वो तो मैंने वीडियो आपको दिखाई दिया। अब उस बात पे इम्प्लीमेंट वो लोग कितना करते हैं वो डिपेंड करता है, अगर राजनीतिक दबाव नहीं बनता है तो। क्योंकि मैं डूसू वालों से अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप दबाव मत बनाइए, और अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता तो मैं अनाउंस करूँगा कि इसमें डूसू का बहुत बड़ा हाथ रहा है। डूसू ने ही इसका रिजल्ट पॉजिटिव कराया, हमारी तो औकात ही नहीं थी, हम तो इसको कर ही नहीं सकते थे कभी भी। तो हाथ जोड़ रहा हूँ, तो आप इस पर किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना करें अभी कुछ दिन, ठीक है डूसू जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सर एक और बात, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का जो डेट था वो आज लास्ट डेट था, लेकिन कल एक नोटिस आया कि 19 तारीख तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसको आप किस तरह से लेंगे? देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था और जब मैंने वो नोटिस देखा तो उसमें डेट डली हुई थी ऊपर 15 अप्रैल, जबकि कल थी 14, और वो बहुत वायरल हुआ। बच्चों के कॉल आए सर डेट बढ़ गई है। मैंने कहा बेटा वेबसाइट पे कहीं है वो, तो बोले वेबसाइट पे तो कहीं नहीं है। मैंने कहा तो आपको फॉर्म फिल करना है, जब तक ट्रस्ट नहीं करना जब तक वो आपका सर्कुलर वेबसाइट पे ना हो, क्योंकि फेक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो एडी पार्टी है, ये एडी पार्टी भी खुद से सर्कुलेट कर सकती है कि आप 19 तक रुक जाओ, और कल को फिर पवन भड़ाना को गालियाँ पड़ेंगी कि पवन भड़ाना ने देखो बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, फॉर्म फिल नहीं करने दिया। तो फॉर्म तो आपको हर हालत में फिल करना है, और जब तक वो नोटिस वेबसाइट पे नहीं आ जाता है,
ऐसी अफवाहों पर आप ट्रस्ट ना करें। अगर वो वेबसाइट के ऊपर नोटिस होता तो मैं बिल्कुल आपको कंफर्म, मैं हालांकि जैसे वो नोटिस आया, नोटिस आने के बाद जो मेरा ट्विटर हैंडल मैनेज करते हैं उसने तुरंत उसको डाल भी दिया। और फिर मैंने उसको देखा, मैंने बोला अरे भैया इस पर डेट कब की है, 15 डली हुई है, इसको डिलीट कर जल्दी से। उसको फिर डिलीट करवाया मैंने। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, उसने खुशी खुशी में डाल दिया। लेकिन वो जब वेबसाइट पे सारे तरफ उसको क्रॉस वेरीफाई किया गया तो उसको मुझे भी कहीं नहीं मिला। और अगर कहीं स्टूडेंट को उस टाइप का कोई लिंक मिलता है वो वेबसाइट पे है तो मुझे दे, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। लेकिन मैं ये भी अभी भी इनसे ड्यू से गुजारिश करता हूँ कि डेट ये लोग बढ़ा दें तो बच्चों को फ़ायदा होगा इसका। तो आपसे और एक सवाल है कि दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं ना आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ छात्र पूछते भी हैं ना मेरे से कि भैया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ लो, जिता देंगे। मैं आपको बताऊँ ना, मैं किसी अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं करता हूँ। इस देश का जितना भी छात्र है ना उसको मैं प्यार करता हूँ, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, चाहे किसी भी कॉलेज का हो। इसीलिए मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने चुनाव कहीं से भी लड़ लिया ना तो मैं वहाँ का होकर रह जाऊँगा। मुझे इस पूरे देश के अंदर ना एजुकेशन के अंदर क्रांति लेकर आनी है। और मैं कुछ लोगों को बता दूँ कि मैं टीचर्स के लिए भी बहुत कुछ करता हूँ, अकेले स्टूडेंट्स के लिए नहीं करता हूँ। जहाँ पे टीचर्स के साथ गलत होता है उनके लिए भी बहुत कुछ किया जाता है, टीचर्स के लिए भी। ये मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ इसको, ये शायद आप देख भी रहे होंगे। ये हमने जो लेटर था ना, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को लिखा हुआ था भारतीय टीचर्स एसोसिएशन ने। 30/1/2022 का लेटर है, आप देखिएगा ये कब का है, ये देख रहे होंगे। 30 जनवरी का लेटर है धर्मेंद्र प्रधान जी को और मनोज आहूजा को। किसके लिए लिखा हुआ है ये? CBSE के लिए। ये भारतीय टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से गया। तो मैं जितनी भी संस्था है ना सबका मेंबर हूँ। मैं तो चाहता हूँ ABVP वाले भी मेंबर बना लें मुझे, NSUI वाले भी बना लें मेंबर, INSO वाले भी मुझे मेंबर बना लें, जितने भी हैं सब मेंबर बना के रखें। मैं सबका मेंबर हूँ, सबके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ काम उनके लिए करना चाहता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट का भला हो। आपको बता दूँ, जो AKTU है ना, जब आपके AKTU के अंदर करीब 640 कॉलेज जुड़े हुए हैं और पूरे देश की, भारत की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है वो, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसके लिए भी मेरा आप ट्विटर पे हैंडल पे जाके देखोगे ना, गवर्नमेंट का आदेश था कि कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कॉलेज खोल रखे थे बच्चों के लिए। ये मैं आपको जनवरी की बात कर रहा हूँ। आप मेरा ट्विटर हैंडल उठा के देखो, उस पर मैंने 112 को टैग करके किया हुआ है। सारे कॉलेजेस बंद कराए हुए हैं। गलगोटिया को मैंने बंद करवाया था, कम से कम भी 50+ कॉलेज को मैंने बंद करवाया था जब उन्होंने कॉलेज ओपन कराए हुए थे। तो और मैं तो हर बच्चे की हेल्प करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र के बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्प किया, CBSE वालों की हेल्प की। रिजल्ट क्या आता है मैं उसकी चिंता कभी करता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल, वो मेरे जो दादी माँ थी उन्होंने सिखाया था कि अगर कुआं में डूब रहे हो तो भेड़िया के ऊपर भी पैर रखने में कोई बुराई नहीं है, शायद जान बच जाए। हालांकि भेड़िया से भी डर लगता है ना, लेकिन भाई डूब तो रहे थे, या तो भेड़िया खाएगा या डूबोगे, दो ही चीज़ है। हो सकता है उसकी पीठ से आपने कुछ काम कर लिया तो बच ही जाओगे। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी यही कर रहा हूँ। कुछ बच्चे इसको नेगेटिव लेते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन जो गालियाँ देते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन मुझे डर लगता है गालियाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे मुझे कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन मैं पूरी इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांति इस तरीके की लेकर आना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे के ऊपर अत्याचार हो तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। दूसरी चीज़, अगर कोई भी पॉलिसीज़ बने स्टूडेंट के लिए तो उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। एक पोर्टल बनाया जाए कि ये हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कितने बच्चे इसके अगेंस्ट हैं, कितने बच्चे इसके फेवर में हैं, उसकी वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग के हिसाब से पॉलिसीज़ बननी चाहिए। ऐसा नहीं हमने कुछ भी पॉलिसीज़ बना दी, तो ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। मेरा एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ बच्चे या कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि इसमें पता नहीं पवन बढ़ाना का क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले एक चीज़ ये बता दूँ, मैं किसी भी बच्चे से 1 रुपया भी कंट्री के फेवर में नहीं रहता हूँ। चाहे वो हमें कोर्ट मूव करना हो, चाहे कहीं भी मूव करना हो,
मैं एक पैसा भी किसी बच्चे से नहीं लेता हूँ, और ना ही मैं, अगर कोई कॉन्ट्री करने के लिए बोलता है कि भाई हाँ कंट्रीब्यूशन कर लो, एक ना ही किसी को सजेस्ट करता हूँ ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को ये लगता है कि पता नहीं पवन बढ़ाना का क्या फ़ायदा है इसमें, ये क्यों कर रहा है यहाँ पर, ये क्यों अपना डीजल फूकता है और आता है टाइम अपना बर्बाद करता है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, या जितने भी लोग हैं, सब सम्मान के प्यासे हैं। अगर आप किसी को सम्मान दोगे ना, प्यार दोगे, तो वो अपनी जान भी आपको दे देगा। ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। पैसा तो यार हर कोई कमा लेता है, हर कोई पैसा कमा रहा है और हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन पवन बढ़ाना को सिर्फ एक, जो आप जब भैया बोलते हैं ना कि भैया ये हो रहा है हमारे साथ, तब बुरा लगता है। जब आप प्यार करते हैं ना, जब मोहब्बत करते हैं पवन बढ़ाना से, वो खींच के ले आती है, और कोई मुझे नहीं है। मैंने आपको अपने बिजनेस के बारे में भी दिखाया था, आप मत दिखाना, ठीक है। अभी आपको भी बताया, आपने भी देखा कि सर ये कौन कौन सी कंपनी है। मैं 7 कंपनी रन करता हूँ अपनी, शायद लोगों को, ठीक है। तो मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पैसा कमाना होगा तो मैं सिर्फ ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट वाला छोड़ के बिजनेस पे फोकस करूँगा। आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आपने बोर्ड भी देखा होगा, पूरा ये सेंटर है। हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन पैसा सब मुझे ही आता है। तो ये जो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो तो फैलाने वाले बहुत होते हैं। तो उस चीज़ का मुझे कोई डर नहीं है, और मैं इवन पैसा खर्च करने में कर सकता हूँ, लेकिन किसी बच्चे से ना 1 रुपया नहीं लेना चाहता हूँ। और मुझे ये पता है ना, जब किसी के लिए आप भलाई करते हो ना, तो उसकी जो दुआएं होती है ना, वो बहुत काम आती है। दुआएं आपकी दवाओं से भी बड़ी होती है, दुआएं आपके पैसे से भी बड़ी होती हैं। और जब आपको कहीं से सम्मान मिलता है ना, तो पैसा ये बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। तो मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए, और वो भी सम्मान मुझे ये आपका छल वाला नहीं चाहिए। छल वाला का मतलब है कि लोग उसको एक ऐसे छल नीति से कि हाँ कुछ भी उल्टा सीधा बोल के उसको छल से सम्मान लेते, नहीं। जो ट्रू है, जो सत्य है, उससे मुझे सिर्फ सम्मान चाहिए। आप प्यार करते रहो, मैं आपके लिए जान भी हाजिर हूँ। लेकिन हाँ, मैं जहाँ पर अंदर चला जाता हूँ, जब तक पूरा प्रॉपर नहीं हार जाता हूँ, वहाँ से वापस नहीं हटता। मैं बीच में रण नहीं छोड़ता हूँ। जो होना होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। इंसान का काम है मेहनत करना, और हमें पहले भी सिखाया था, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल क्या आएगा वो बात की चीज़ है। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल तो कुछ मिलना ही नहीं है भैया। तो मैं बाद में यही एक मैसेज यही देना चाहता हूँ, ना मैं किसी से 1 रुपया कॉन्ट्री करता हूँ, और ना ही करने के पक्ष में होता हूँ। खासतौर पर विद्यार्थियों से, जो बच्चे कमा नहीं रहे होते, उनसे पैसा क्यों लिया जाए। हाँ, अगर रिजल्ट फ्रूटफुल आ जाता है, उनके फेवर में आ जाता है, अगर आपका कुछ पैसा खर्च होता है, तब आप एक बारी बोल सकते हैं बच्चों को कि भाई अगर देना चाहते हो 10-20 रुपये, जो भी बच्चा दे सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं कोई भी 1 रुपये के किसी के फेवर में नहीं रहता हूँ। ये मेरा मानना। तो जैसे सर ने बताया, सर हमारा हेल्प कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बदले में सर को सिर्फ हमारा प्यार चाहिए, हमारी दुआ ही चाहिए। आप लोग सर को प्यार दीजिए, दुआ कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सर हमारे साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहेंगे। और सर आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, हमसे बातचीत किया, इसलिए आपको बहुत शुक्रिया। आपका भी मैं आभारी हूँ कि जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक आप लोग पहुँचा रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, और क्योंकि आपके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और मैं बाद में बच्चों से एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सर का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, क्योंकि इनको जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो और अच्छा करने का दिल करता है। तो ये लोग देखिए, करीब यहाँ से ग्रेटर नोएडा से जो दिल्ली है करीब 55 किलोमीटर है, तो 55 किलोमीटर ये लोग चल के आए हैं। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को भी इनको धन्यवाद देना चाहिए, और मैं भी देता हूँ। शुक्रिया। हाँ, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे प्रोटेस्ट के बारे में आपका अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।